7 लड़कों ने मुझे बहुत सारे पैसे दिए और एक रात के लिए ले गए। जब सातों लड़कों ने मेरे जिस्म से अपनी हवस पूरी कर ली तो अचानक उनका 8वां दोस्त भी आ गया। मगर वह जैसे ही कमरे के अंदर आया तो उसकी चीखें निकल गई, क्योंकि हालात इंसान को सब करने पर मजबूर कर देते हैं जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होता। या यूं ही कहें कि कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा ख्वाहिशें इंसान को ख़त्म कर देती है। और मैं भी कभी न पूरी होने वाली ख्वाहिशों के सफ़र पर निकल पड़ी थी। मैं रात के 11 बजे से उस छोटे से कमरे में बिस्तर पर पड़ी हुई थी और एक के बाद एक दूसरे लड़कों ने मुझे नोच डाला। दर्द अपने इंतहा पर था, लेकिन ये सब कुछ मैंने अपनी मर्जी से अपनाया था। ना ही मुझे अपने कपड़े का होश था और ना ही मेरे जिस्म पर उठने वाली दर्द का। 2 ही लड़कों ने मेरा हाल ऐसा कर दिया कि मेरा पूरा जिस्म जख्मी हो गया था। सोचकर ही मेरी आत्मा कांप रही थी कि और अभी 5 लड़के मेरे साथ अपनी हवस पूरी करने आने वाले हैं और मुझे पूरी खुशी से उन्हें वक्त देना है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में कोई रात ऐसे भी होगी। यह सब मैं एक भारी कीमत की वजह से कर रही थी, इसलिए पीछे हटने का कोई सवाल नहीं था। मेरी जिम्मेदारियां और मेरे घर वालों की ख्वाहिशें मुझे उस रास्ते पर ले आई जहां मैंने एक ही रात में 7 लड़कों के साथ रात गुजारने के लिए हामी भर ली। आम हालात में तो किसी लड़की के लिए ऐसा सोचना भी मुमकिन नहीं था, लेकिन मैं जिस जगह खड़ी थी वह मुझे फैसला करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। वह सब सेहतमंद और तंदुरुस्त नौजवान थे जिनकी ताकत के आगे मैं कुछ भी नहीं थी। बिस्तर तक आने वाले दोनों नौजवानों ने एक लम्हे में मुझ पर काबू पाकर मुझे पूरी तरह अपनी हवस का निशाना बना लिया। यह पहली दफ़ा था जब मुझे किसी मर्द ने छुआ था। दूसरे लड़के निकलते ही तीसरा लड़का भी कमरे के अंदर चला आया। मैंने गहरी सांस भर निकाली। मैं थोड़ा वक्त चाहती थी, लेकिन वह कहने लगा, इतना वक्त नहीं है मेरे पास। मेरी बाद उसके और भी दोस्त इंतज़ार में बैठे हैं। मैं उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। वह फौरन ही मेरे पास चला गया और मेरे आंसुओं को नज़रअंदाज करता अपनी हवस मुझ पर निकालने लगा। मेरे तन में बर्दाश्त की शक्ति अब ख़त्म हो रही थी। मैं बार बार उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती, लेकिन वह उतना ही मुझ पर हावी होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे इस खेल में मज़ा आ रहा हो। मेरा धक्का देने पर वह पहले से भी ज़्यादा जोश में मेरे करीब आता, इसलिए अब मैं उसे रोकने की गलती नहीं कर रही थी और खामोशी से खुद पर गुजरने वाली इसकी आमद को बर्दाश्त कर रही थी। 1 घंटे तक अपनी प्यास बुझाता रहा। उसके जाने के बाद मैंने एक निगाह अपनी तन पर डाली तो मैं कांप सी गई। जिसमें का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जहां जख्म मौजूद ना हो। तीसरे नौजवान ने तो हद से ज़्यादा मुझ पर जख्म कर मुझे जख्मी कर दिया। जगह जगह के दांतों के निशान पड़ चुके थे और फिर बचे 4 लड़कों ने भी मुझे इसी तरह अपनी हवस का निशाना बना रखा। उन लोगों को मुझ पर ज़रा भी रहम नहीं आया, और आता भी क्यों। उन्होंने बड़ी रकम के बदले मेरी एक रात खरीदी थी। वह तो अपना अपना हिस्सा वसूल कर रहे थे और ये एक रात मेरी ज़िंदगी की काली घनी रात बन गई। मेरा हाल ऐसा था कि मुझे कुछ हो ही नहीं रहा, खुद से करवटें बदलने के काबिल भी नहीं रही। आहिस्ता आहिस्ता इस तकलीफ़ से मेरी आंखें बंद होने लगी और तभी उन लड़कों ने मुझे बताया कि उनका एक और दोस्त रह गया है। मुझ में इतनी हिम्मत भी बाकी नहीं बची थी कि मैं इनकार कर पाती या इस बात का विरोध कर सकती। जैसे ही 8वां लड़का कमरे में दाखिल हुआ और मेरे बिस्तर के करीब आया तो मुझे देखकर उसकी चीखें निकल गई। उसकी चीखें क्यों निकली, वजह जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरा नाम रीमा है और मेरी उम्र सिर्फ 20 साल थी। मैंने ग्रेजुएशन कर रखी थी, लेकिन आज के दौर में ग्रेजुएशन भी कुछ नहीं होता। लोग बीएड करके डिग्री हाथों में लिए सड़कों की धूल समेट रहे होते हैं। इस बात का सही तरीके से अंदाज़ा मुझे उस वक्त हुआ जब मैं नौकरी की तलाश के लिए निकली। हर कंपनी के आगे नौजवानों की एक बड़ी सी लाइन लगी होती जो अपनी बारी के इंतज़ार में थे। ऐसे में मुझ जैसी लड़की को नौकरी कहाँ मिल सकती थी जिसके पास कोई तजुर्बा भी नहीं था और ना ही कोई बड़ी डिग्री। मगर नौकरी ढूंढना मेरी सबसे बड़ी ज़रूरत बन चुकी थी, क्योंकि पापा के सवार ने मेरी कमर तोड़ दी थी। पापा अकेले कमाने वाले थे। हम 5 बहनें थी और ब्याही भी नहीं थी, पढ़ने लिखने में ही थी। मैं उन सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, इसलिए कमाने की जिम्मेदारी मेरे पर आ गई। मैं घर से बाहर निकली तो मेरे होश ठिकाने आ गए। मैं तो बाहर की दुनिया को बहुत आसान समझ रही थी, लेकिन अब मुझे समझ में आया था कि पापा कितने जतन के साथ हमारे लिए रोटी कमाते हैं। मैं हमेशा पापा से नाराज़ रहती कि वह हमारी ख्वाहिशें पूरी नहीं करते। मेरी नाराज़गी पर पापा का चेहरा हमेशा उतर जाता। वह बड़ी मोहब्बत से मुझे पुकार कर कहते, रीमा बेटी तुम फिक्र ना करो, एक दिन तेरे भाग भी
जाग उठेंगे, लेकिन मुझे वो दिन अपनी किस्मत में नज़र ही नहीं आता था। और फिर एक दिन पापा नींद में ही ईश्वर को प्यारे हो गए, और जब सुबह यह बात खुली कि पापा हमारे बीच नहीं रहे, तब हमें इस बात का एहसास हुआ कि पापा हमारे लिए कितना अहम थे। जब तक वह हमारे सर पर मौजूद थे, कम से कम दुनिया की बुरी नज़रों और रोटी जैसी बुनियादी ज़रूरत से तो हम वंचित नहीं थे। पापा के मरने के बाद कुछ दिन तक तो आस पड़ोस वालों ने हमारी मदद की, लेकिन आज के दौर में कौन किसी का पेट पाल सकता है। सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी है, और ख़ानदान वालों ने हमारी मदद की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सभी अपनी ज़िंदगी में बिजी हो गए। मजबूरन मुझे नौकरी की तलाश के लिए घर से निकलना पड़ा, और मुझे समझ में आ गया कि औरतों के लिए बाहर की दुनिया किस कदर मुश्किल है। किसी भी कंपनी में मुझे नौकरी नहीं मिली। हर कंपनी के बाहर हजार हजार नौजवान पहले ही खड़े होते। मैंने स्कूलों के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। मैं आधे दिन से भी ज़्यादा काम करने के बदले सिर्फ 5,000 मिलते थे, जिसमें घर के बिजली ही चुका पाती। इसमें भी हर स्कूल वाले मुझसे मेरा तजुर्बा पूछते और मेरा मुंह खाली रह जाता। बहुत तलाश करने के बावजूद भी कोई नौकरी न मिली, तो मेरी एक दोस्त के भाई के जरिए से मुझे एक होटल में वेटर की नौकरी मिली। यह शहर के भीड़ भाड़ इलाके में बना हुआ होटल था, जहां हर वक्त मर्दों की बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती। काले रंग का फिटिंगदार पैंट को मेरे हवाले कर दिया गया, जिस पर होटल और मेरा नाम लिखा था, और मुझे अगले दिन से नौकरी पर बुला लिया गया। उस नौकरी के बड़े अजीब अजीब से काम थे जो मुझे पूरे करने थे। उन्हें एक मॉडर्न सी लड़की वेटर के नाम पर चाहिए थी, जिसके छोटे छोटे से बाल कंधों पर फैले हुए और बहुत सारा मेकअप करके डाइनिंग हॉल में खड़ी हो। मैं यूनिफॉर्म अपने बैग में डालकर वापस घर लौट आई। मैं अभी तक फैसला नहीं कर पाई थी कि मुझे नौकरी करनी भी चाहिए या नहीं, क्योंकि यह मेरे लिए बहुत अजीब मुश्किल काम था। पापा की मौजूदगी में कभी बिना ज़रूरत घर से निकलने की नौबत भी पेश नहीं आई, और उस होटल में तो इतने सारे मर्दों के बीच इतने तंग कपड़े पहनकर खड़े होना मेरे लिए बहुत ही घुटन भरा काम था। मगर भूख इंसान से सब कुछ करवा देती है। मैं वहाँ से वापस घर आई तो मेरी माँ दरवाजे पर ही परेशान सी खड़ी थी। मुझे देखकर उनकी आंखों में आंसू आने लगे। मैंने माँ से कहा कि वह दरवाजे तक क्यों चली आई, तो माँ रोते हुए कहने लगी, बेटा बिजली की मीटर वाले आए थे और उन्होंने हमारी बिजली काट दी। माँ की बात सुनकर मेरा दिल धक से बैठ गया। गर्मी जोरों पर थी और ऐसे में बगैर बिजली के गुजारा करना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन पिछले 2 महीनों से हम बिल नहीं चुका पाए थे और शायद इसलिए हमारी बिजली काट दी गई। माँ के आंसू ने मेरे लिए फैसला करना बहुत आसान कर दिया। मैंने माँ को गले लगाया और उन्हें बताया कि मुझे एक अच्छी जगह नौकरी मिल गई है और कल से मुझे नौकरी पर जाना है। माँ ने मेरे सर पर हाथ रखकर कहा कि अब तू ही मेरा सहारा है और तुम्हें ही अपनी दोनों बहनों की शादी कराने हैं। माँ ने भारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाल दी थी और मैं सोच रही थी कि मैं यह जिम्मेदारी कैसे निभाऊंगी, लेकिन मुझे यह फर्ज निभाना था। माँ पूछ रही थी कि मुझे नौकरी कहाँ मिली है, लेकिन मैं नहीं बताना चाहती थी कि मुझे नौकरी कहाँ मिली है, इसलिए मैंने हाँ में सर हिला दिया। मैंने कहा कि एक बहुत बड़ी कंपनी में मुझे नौकरी मिल गई है। मेरी नौकरी का वक्त दोपहर 2 बजे से रात के 11 बजे तक था। यह बात बड़ी मुश्किल से माँ को बताई। मेरी नौकरी का वक्त जानकर हैरत में आ गई और मुझे देखने लगी कि कौन सी कंपनी है जहाँ ये वक्त पर काम पर बुलाया जाता है। मैंने झूठ कह दिया। यह एक नेशनल कंपनी है जो 24 घंटे चलती है। इस वक्त हमें पैसों की इतनी ज़रूरत थी कि माँ ने मेरे आगे अब कोई सवाल नहीं किया। मुझे तरक्की की ढेर सारी दुआएं दी और अगली दोपहर 2 बजे ही मैं होटल के लिए रवाना हो गई। मुझे क्या खबर थी कि यहाँ से मेरी किस्मत मुझे कहाँ ले जाने वाली है। मैंने अपना यूनिफॉर्म होटल में आकर बदल लिया। मैनेजर ने मुझे मेन गेट पर खड़ा कर दिया और कहने लगा, आज तुम्हारा पहला दिन है, इसलिए तुम हर आते जाते को वेलकम करोगी। और गुस्सा होकर कहा कि यह कैसा मुंह उठाकर आई हो, जाओ पहले मेकअप करो। मैनेजर की बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गई, क्योंकि मेरे पास मेकअप का कोई भी सामान नहीं था। वहाँ मौजूद एक दूसरी लड़की ने अपने मेकअप से मुझे गहरी सुर्खी लाल लिपस्टिक लगाई। वह बड़ी तेजी से मेरे चेहरे पर अपना हाथ चला रही थी। उसके बाद जब मैंने आईने में खुद को देखा तो मैं हैरान हो गई। मुझे मालूम था कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मेरा रंग भी बहुत साफ है, लेकिन थोड़े से मेकअप के बाद मैं पूरी तरह निखर गई थी। मैं खुद को
आईने में देख रही थी। सब कहने लगी कि लोग खूबसूरती देखकर ही यहाँ काम पर रखते हैं। मैं जान गई थी यह नौकरी मुझे मेरी काबिलियत की वजह से नहीं मिली, बल्कि खूबसूरती की वजह से मिली है। नौकरी का यह पहला दिन मेरे लिए बहुत भारी था। मैं 3 बजे से दरवाजे पर खड़ी आने जाने वाले मर्द और औरतों को वेलकम कर रही थी। औरतों की तादाद कम थी और ज्यादातर मर्द ही आते। रात तक मेरे पैरों में बहुत तेज दर्द हो चुका था और अभी मुझे वापस बसों के धक्के खाते हुए घर पहुंचना था। 12 बजे के करीब मैं घर पहुंची। माँ मेरे इंतजार में जाग रही थी। मैंने माँ के साथ बैठकर खाना खाया और फौरन ही बिस्तर पर लेट गई। मुझे पापा की बहुत याद आ रही थी। पापा मेरे सबसे ज्यादा नखरे उठाया करते, फिर भी मैं हमेशा उनके किसी न किसी बात पर रूठ जाती थी। पैरों की तकलीफ तड़पते तड़पते कब नींद में आ गई मुझे पता नहीं चला। अगले दिन मैं फिर 2 बजे के करीब घर से निकल गई। आज मुझे दरवाजे के पास खड़ा नहीं किया गया, बल्कि ऑर्डर लेने का काम दिया गया। यह काम मुझे थोड़ा सा आसान लगा था, लेकिन कुछ ही देर में अंदाजा हो गया कि यह काम बिल्कुल भी आसान नहीं था। मैं जिसके पास भी ऑर्डर लेने के लिए जाती, उनमें से अक्सर मर्द मुझे सर से पांव तक देखते और मुस्कुराते। बदले में मुझे भी मुस्कुराहट जाहिर करनी पड़ती, क्योंकि यह मेरी नौकरी का नियम था। जानबूझकर ऑर्डर देने में काफ़ी वक्त लगाते और कभी कभी तो ऑर्डर देते वक्त इस कदर करीब आ जाते कि मेरा सांस रुकने लगता। यह होटल मुझे जैसी वेटर की वजह से ही चल रहा था। इस बात का मुझे अच्छी तरह से अंदाजा हो गया था कि यह आने वाले ज़्यादातर मर्द लड़कियों की वजह से ही आते थे। दिन तेजी से गुजर रहे थे और मुझे यह नौकरी करते करते महीना हो गया। उस एक हफ्ते में काफ़ी कुछ ऐसा हुआ जो मेरे लिए बहुत अजीब था। मर्दों की अजीब अजीब निगाहें, ऑर्डर देने के बहाने करीब आना और डबल मीनिंग शब्दों का तबादला करना। लेकिन उस नौकरी की सबसे अच्छी बात यह थी कि तनख्वाह से हटकर उस एक महीने में काफ़ी पैसा जमा हो गया। मैंने पैसों से बिजली का बिल पे किया। 7 लड़कों का ग्रुप रोज ही शाम के वक्त होटल आते और सबसे कोने वाली टेबल पर बैठ जाते। वह टेबल मेरे हिस्से में ही था और रोजाना मैं ही उनके पास ऑर्डर लेने के लिए जाती। वह सब 24-25 साल के नौजवान थे जो मुझे गहरी निगाहों से देखा करते। आज भी मैं उनके पास ऑर्डर लेने के लिए गई तो उनमें से एक पूछने लगा, तुम यहाँ बहुत मजबूरी में नौकरी करती हो ना? मैंने कहा हाँ। उसने फौरन ही अपना कार्ड निकालकर मेरे आगे रखा और कहने लगा, तुम बहुत ही शरीफ लड़की लगती हो। अगर कभी भी किसी मदद की ज़रूरत पड़े तो याद कर लेना। बिना सोचे समझे ही मैंने वह कार्ड उठाकर अपने कोट की जेब में रख लिया तो वह मुस्कुरा कर उठा। उसके बाद ये सिलसिला चल पड़ा। रोज ही मैं उनका ऑर्डर लेने जाती और उनमें से कोई ना कोई मुझसे कोई सवाल पूछ लेता। रोजाना होने वाली इस मुलाकात की वजह से हम थोड़े फ्रेंडली हो गए थे। दूसरा महीना भी पलक झपकते ही गुजर गया और फिर माँ ने एक दिन मुझे बताया कि तुम्हारी बहन सीमा के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है और वह लोग जल्दी शादी करना चाहते हैं। माँ की बात सुनकर मैं परेशान हो गई, क्योंकि अभी तो मैंने घर का खर्चा ही अपने कंधे पर उठाया था। शादी की जिम्मेदारियों का तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। माँ कहने लगी, तुम अपनी कंपनी से लोन ले लो। कितनी बड़ी कंपनी है, लाख रुपए लोन मिल जाएंगे तो तेरी बहन की अच्छे से शादी हो जाएगी। मेरी बड़ी बहन 26 साल की हो रही थी और माँ उनकी तरफ से बहुत परेशान थी। लेकिन अब मैं माँ को क्या बताती कि मैं एक होटल पर मामूली सी नौकरी कर रही थी। लाख रुपए मुझे कहाँ से मिलते? मैंने माँ की बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन माँ की आंखों में मुझे चमकती हुई उम्मीद साफ दिखाई दे रही थी। माँ को यकीन था कि मुझे कंपनी से लोन मिल जाएगा और मैं सोच रही थी कि मेरे झूठ ने मुझे कहाँ लाकर फंसा दिया। अगले दिन मैं नौकरी पर सारा वक्त परेशान रही और यह बात मेरे साथ काम करने वाली लड़की ने नोट कर ली। कहने लगी कि क्या बात है रीमा, आज तुम बहुत ज़्यादा परेशान लग रही हो। मैंने उसे बताया कि बड़ी बहन की शादी करनी है और मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। मेरी बात सुनकर वह कहने लगी, तो इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत है, सादगी से विदा कर दो। उसकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई। वह ठीक ही तो कह रही थी, इतना मसला बनाने की ज़रूरत ही क्या थी। घर आकर मैंने माँ को भी यही मशवरा दिया कि वह सादगी से बहन की विदाई कर दे। लेकिन मेरी बात सुनकर माँ कहने लगी, हर किसी को हमारे मसलों की जानकारी नहीं है। लड़के वालों ने पहले ही दहेज के नाम पर एक लंबी लिस्ट थमा दी है और अगर मैंने खाली हाथ तेरी बहन को विदा कर दिया तो उनके ससुराल वाले सारी ज़िंदगी उसे बातें सुनाते रहेंगे। माँ की बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कहा कि
ऐसी जगह दीदी की शादी करने की ज़रूरत ही क्या है। मेरी बात सुनकर माँ नाराज़ हो गई और कहने लगी, ना जाने कैसे कैसे करके तेरी बहन के लिए एक अच्छी जगह से रिश्ता आया है और तुम इसमें भी नुस्खे निकाल रही है। अगर आज तेरा बाप जिंदा होता तो मुझे तेरी ज़रूरत नहीं पड़ती। उनकी बात ने मेरा दिल दुखा दिया। वह ठीक ही कह रही थी। अगर पापा जिंदा होते तो उनको मिन्नतें नहीं करनी पड़ती। मैं खुद ही अपनी बेटी के लिए कैसे भी करके रकम जमा कर लेती। माँ की आंखों में तो वह किसी भी तरह पैसे जमा कर ही लेते। मैंने माँ को गले से लगाया और उनसे वादा कर लिया कि मैं जल्दी पैसों का इंतज़ाम कर लूँगी। मैं खुद भी नहीं जानती थी कि इतने सारे पैसे मुझे कहाँ से मिलेंगे। बाप का साया ज़िंदगी में बेटियों के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। वो अपनी जान पर खेल कर भी औलाद को ज़िंदगी के सारे सुख देता है और मैं मेरे लिए अपने बाप की जगह लेना बहुत ही मुश्किल था। दिन यूं ही परेशानी में गुजर रहे थे। मैंने होटल के मैनेजर से पैसों की बात भी की थी, लेकिन मेरी बात सुनकर जिन नज़रों से उन्होंने मुझे देखा था, मैं खुद ही ज़मीन पर गिर गई। वह लड़के भी रोज़ाना होटल आते। मैं उनका ऑर्डर लेने गई तो उनमें से एक कहने लगा, क्या बात है, आज तो आपका चेहरा बिल्कुल भी उतरा हुआ है। उनकी बात सुनकर ना जाने क्यों मेरी आंखों में आंसू आ गए। वह बार बार पूछने लगा कि मैं उसे अपनी परेशानी बताऊं। ना चाहते हुए भी मैंने उसे अपना मसला बता दिया कि मुझे भी किसी ऐसे इंसान की तलाश थी जिसके आगे मैं खुलकर अपना दर्द बयान कर सकूं। मेरी बात सुनकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वे कहने लगे, इतनी छोटी सी बात के लिए आप इस कदर परेशान हैं। हमने आपको अपना कार्ड इसलिए दिया था कि कोई भी परेशानी हो तो आप हमें याद कर ले। मैं हैरत से उनके चेहरे की तरफ देखने लगी। मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि वह 7 अजनबी लड़के मुझे पैसे दे सकते हैं, लेकिन उन सातों ने फ़ौरन ही मुझे लाख रुपए की ऑफ़र कर दी। मैं उनकी तरफ देख रही थी। वह कहने लगे, 1 लाख रुपए देना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे भी उनके बदले कुछ चाहिए। उनकी बात सुनकर मैं ठिठक गई। उन लड़कों को मुझसे क्या काम हो सकता था, यह बात मुझे समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी। मैंने फ़ौरन ही घबरा कर कहा, मैं शरीफ घराने से संबंध रखती हूँ और मैं कोई गलत काम नहीं करना चाहती। वह हंसकर कहने लगे, हमने सिर्फ पेशकश की है, कबूल करना या ना करना आपकी मर्जी है, लेकिन आज के दौर में 1 लाख आपको कौन देगा, चाहे वो आपका करीबी रिश्तेदार क्यों ना हो। बात तो उसकी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन मैं अपनी इज्जत गिरवी नहीं रख सकती थी, इसलिए मैंने उन्हें साफ साफ इनकार कर दिया। मैं हालात से पूरी तरह थक चुकी थी और ऐसे ही थकी हारी जब लौटकर घर आई तो मेरी माँ और बहन मेरे इंतज़ार में थी। माँ ने बताया कि दीदी के ससुराल वाले 1 महीने बाद ही शादी की बात कर रहे हैं और वह दीदी के साथ साथ छोटी का भी रिश्ता तय करना चाहते हैं और इसी तरह एक खर्चे में दोनों शादियां हो जाएगी। छोटी के रिश्ते का बात सुनकर मेरी जान निकल गई। पैसों का कोई इंतज़ाम नहीं हो सका था और माँ मुझसे उम्मीद बांधे बैठी थी। मैंने एक नज़र अपनी दीदी के चेहरे पर डाली, जहाँ बहुत समय बाद खुशी की रौनक नज़र आ रही थी। फिर मैं भी दीदी के ससुराल वालों से मिली थी। वह लोग वाकई बहुत अच्छे लोग थे, लेकिन आज के दौर में सादगी और बगैर दहेज के कौन दुल्हन विदा करवाता है, वह भी इसी समाज में रहने वाले थे। मैं अपनी बहनों की खुशी को हमेशा कायम देखना चाहती थी। मैंने माँ से कहा कि आप शादी की तारीख पक्की कर दें, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। मेरी बात सुनकर तो घर में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, मगर वो लोग इस बात से बेखबर थे कि यह खुशी उन्हें मेरी बर्बादी के बदले हासिल होने वाली थी। अगले दिन मैंने सातों लड़कों से हामी भर ली। वह मुस्कुराकर कहने लगे कि हम जानते थे कि आप ज़रूर मान जाएंगे। उन सातों ने एक रात के लिए मुझे अपने साथ ले जाने की बात की थी। मैंने माँ को बता दिया कि साल के आखिरी दिन की वजह से कंपनी में बहुत काम है और मुझे एक रात कंपनी में ही गुजारनी होगी। कंपनी ने मेरा लोन मंजूर कर लिया है, इसलिए मुझे उनकी बात मानने में मंजूरी करनी होगी। लोन पास होने की बात सुनकर माँ इस कदर खुश हो गई कि उन्होंने मुझे रात रुकने की इजाज़त भी दे दी और मैं होटल में छुट्टी होने के बाद उन सातों लड़कों के साथ चली गई। सातों ने मुझे अपनी दरिंदगी का निशाना बना डाला और जब 8वां लड़का अंदर आया तो मुझे देखकर उसकी चीखें निकल गई, क्योंकि पूरा बिस्तर खून से लथपथ था और मैं अपनी ज़िंदगी की शायद आखिरी सांस ले रही थी। उसने तुरंत ही मुझे अपनी बाजुओं में उठाया और गाड़ी में डालकर एक छोटे से अस्पताल में ले गया, जहां शायद उसका कोई जानने वाला ही डॉक्टर था। कई घंटे आईसीयू में रहने के बाद मेरी हालात कुछ बेहतर हुई, लेकिन मेरा जख्मी बदन मेरी बर्बादी की गवाही दे रहा था। वह लड़का उन सातों लड़कों का ही दोस्त था, लेकिन उसके अंदर इंसानियत अभी भी बाकी थी और उसे मुझ पर रहम आ गया, वरना शायद मैं उसे बिस्तर पर दम तोड़ देती। मैंने माँ को फ़ोन करके बताया कि मेरी कंपनी से छुट्टी नहीं हुई है। उस लड़की ने अस्पताल का सारा खर्चा खुद ही उठाया और उसके दोस्त जो लाख रुपए लेकर मुझे दिए, और वह सातों लड़के बहुत ही अमीर बिजनेसमैन आदमी के
बेटे थे जो चाहते तो बगैर मुझे बर्बाद किए भी मेरी मदद कर सकते थे। मेरी ठीक होने पर मुझे अस्पताल से छुट्टी मिल गई और रकम भी मेरे हाथ आ गए, लेकिन अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। उस लड़के ने मुझे अपनी फैक्ट्री में नौकरी की ऑफ़र दी और यह यकीन दिलाया कि वहाँ इज्जत से नौकरी कर सकूंगी। मेरी दोनों बहनों की शादी हो गई और मैं उस लड़के की फैक्ट्री में नौकरी करने लगी। एक बात मैं अच्छी तरह जान गई थी कि आज के दौर में बगैर किसी मतलब की मदद करने वाले लोगों की गिनती न होने के बराबर है। हमेशा नौकरी करने वाली लड़कियों को इज्जत की नज़र से देखें, क्योंकि वह बहुत ही मजबूरी के हालात में अपने घरों से निकलती हैं, चाहे वह फिर तंग कपड़े पहनकर किसी होटल के दरवाजे पर ही क्यों न खड़ी हो। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली कहानी में।